Hello, welcome to Gyan Education classes. Today we are again here with a very new topic, that is biological classification and nomenclature. तो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल मीन्स लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके नॉमेनक्लेचर, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं टेक्सोनॉमी के ऊपर. तो व्हाट इज टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी क्या होती है? Taxonomy is that branch of biology which is concerned with the classification, identification and nomenclature of living organism. Means अगर हम किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसे नॉमेनक्लेट कर रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर टेक्सोनॉमी. फाइन. अब देखिए टेक्सोनॉमी जो है, टेक्सोनॉमी इज़ अ वेरी वास्ट वर्ड. ठीक है, ये दिया था सर डी कैंडोल ने इन 1813. अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है. तो हम टेक्सोनॉमी दिया था सर डी कैंडोल ने, बट हु इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज सर कैरोलस लिनियस. इनका रियल नेम था कार्ल वैन लिन, बट इनको 2 नंबर से बहुत प्यार है. आगे हम पढ़ेंगे इस बारे में. ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी लिनियस सर का नाम आएगा वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इनकी किसी भी चीज़ में 2 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो जो सर कैरोलस लिनियस हैं ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहे जाते हैं. ओके, बट द टर्म टेक्सोनॉमी इज कॉइन्ड बाय सर डी कैंडोल. अब देखिए बायो मीन्स लाइफ. ओके, तो बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जहाँ हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं. तो बायो जहाँ पर भी यूज़ हो जाए समझ जाइए कि हम वहाँ पर लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम लिविंग क्रिएचर्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो लिविंग क्रिएचर्स को क्लासिफाई करना, नॉमेनक्लेट करना, आइडेंटिफाई करना टेक्सोनॉमी है. पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए अर्थ में मिलियंस ऑफ नोन स्पीसीज़ हैं, है ना. 8.7 मिलियन नोन स्पीसीज़ हैं अभी तक. ठीक है, तो इतनी सारी स्पीसीज़ को अगर हम देखना चाहें, स्टडी करना चाहें, पढ़ना चाहें, उनके बारे में जानना चाहें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक चीज़ को ऐसे ही ध्यान रखें, है ना. अगर आप ध्यान दें अपने आसपास के लोगों पर, तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं आप उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर नेम है, पर्टिकुलर कास्ट है. ठीक है, तो आप अपने डिफरेंट फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उन्हें जानते हैं. आप उन्हें कैसे जानते हैं? आप उन्हें बाय नेम जानते हैं ना. आपको उनकी कास्ट पता है. सपोज़ कोई आपकी फ्रेंड है नेहा शर्मा, दूसरी है नेहा जोशी. ठीक है, तो उनकी अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग हाउसेस हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप उन्हें जानते हैं. ये तो बहुत छोटी सी बात है. लेकिन जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पूरे अर्थ की लिविंग क्रिएचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. तो जब हम पूरे लिविंग क्रिएचर्स जितने भी अर्थ में प्रेजेंट हैं, जितने भी नोन हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको जानने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें उन्हें, जब हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे, उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें नॉमेनक्लेट करेंगे, तब हम उनके बारे में अच्छे से जान पाएंगे. तो इन सभी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं एक साइंस की ब्रांच के अंदर, जिसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी. फाइन. ना टेक्सोनॉमी टर्म देखिए मैंने अभी आपको बताया सर डी कैंडोल ने दिया है, और इसके फादर हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज सर लिनियस. ठीक है, लिनियस सर के बारे में हम काफ़ी आगे बातें करेंगे. सबसे पहले इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं. ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट बुक्स से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इनकी जो बुक्स हैं ये कौन कौन सी हैं. देखिए इनकी बुक्स हैं फिलोसफिका बॉटनिका, सिस्टमा नेचुराe एंड स्पीसीज प्लांटरम. अब देखिए ये बुक्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. आप चाहे 11th में हो, 12th में हो, नीट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ कि इससे क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है, इसे आप हमेशा नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये हमेशा कन्फ्यूज़ करती हैं. आगे भी जब हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो मैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स आपको बताते रहूँगी. अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो चलिए अब टेक्सोनॉमी के बारे में आगे बात करते हैं. अब टेक्सोनॉमी तो ब्रांच है जहाँ पे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के बारे में. तो हम स्टार्टिंग करते हैं क्लासिफिकेशन से. क्लासिफिकेशन प्लस उनका आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर टाइप में क्लासीफाई करें, ये आइडिया हमें कहाँ से आया?
ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और जब हम उन्हें पहचान देते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करना चाहिए। ये आइडिया सबसे पहले किसके माइंड में आया था? सर एरिस्टोटल। इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी जगहों पर सुना होगा। तो एरिस्टोटल सर जो है, इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है अर्थ में, जिनको हम जानते हैं, उनके हमें क्लासीफाई करना चाहिए 2 कैटेगरीज में। इन्होंने, देखिए अभी तो आपको ये चीज़ बहुत सिंपल लग रही होगी, पर सबसे पहले जब उनके दिमाग में ये आइडिया आया था तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अभी आप पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा कि एरिस्टोटल सर ने कितनी इम्पोर्टेंट शुरुआत की थी क्लासीफाई करके, ठीक है। तो एरिस्टोटल सर ने जब ये ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया तो उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया? उन्होंने हर कैटेगरी को, जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स प्रेजेंट है अर्थ में, उनको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। सबसे पहले प्लांट्स एंड सेकेंडली एनिमल्स। अब देखिए प्लांट्स के अंदर भी इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। हर्ब क्या होती है? हर्ब्स, शाक, ठीक है। शर्ब, झाड़ियाँ, ट्रीज, वृक्ष, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ओके। ये तो था प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। अब एनिमल्स को इन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया फर्दर। व्हाट आर दीज? सबसे पहले इन्होंने, यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इन्होंने एनिमल्स को जो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ये वर्ड्स बड़े कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले एनाइमा, दूसरा इनाइमा, ओके। तो ये जो एनाइमा है, इन्होंने इसमें ऐसे एनिमल्स डाले जिनमें आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स द एनिमल्स विदाउट आरबीसीज। एंड इनाइमा में इन्होंने ऐसे एनिमल्स डाले जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होता है, मीन्स द एनिमल्स विद आरबीसी। अब देखिए इसे अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स एनाइमा में आते हैं जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं होता। मीन्स जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं होता वो किस में आएंगे? एनाइमा में, बिकॉज इसमें आरबीसी है नहीं तो रेड कहाँ से होगा। और ऐसे एनिमल्स जिनके ब्लड का कलर रेड होता है वो आते हैं इनाइमा में। इनाइमा मीन्स द एनिमल्स विद आरबीसीज। अब देखिए एनिमल्स विद नो आरबीसीज, आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स की, है ना, इनवर्टिब्रेट्स की। और इनाइमा में हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की, फाइन। देखिए एनाइमा में तो ऐसे एनिमल्स आ गए जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं है, ठीक है, मीन्स द एनिमल्स विदाउट आरबीसीज। एंड इनाइमा में ऐसे एनिमल्स आ गए जिनके ब्लड का कलर रेड है, मीन्स एनिमल्स विद आरबीसीज। अब इनाइमा जो है जिसमें ब्लड का कलर रेड होता है, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है, उसको इन्होंने फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ओविपेरस एंड विविपेरस। ये जो टर्मिनोलॉजी है इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। ओविपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं, मीन्स जो अंडे देते हैं। और विविपेरस ऐसी कैटेगरी होती है जो बेबी को जन्म देती है, शिशु को जन्म देती है, फाइन। जैसे हम मैमल्स हैं तो वी आर विविपेरस बिकॉज वी गिव बर्थ टू यंग वंस। बट ओविपेरस वो होते हैं जैसे रेप्टाइल्स, एव्स, एम्फीबियंस, ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो अंडे देते हैं तो ये ओविपेरस। एंड दोज हु गिव बर्थ टू बेबी दे आर विविपेरस। तो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, फाइन। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी चीज़ मैंने लिखी है, आप जरा ध्यान दीजिए। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। आपको पता होगा और जिनको नहीं भी पता है वो भी सुनिए। द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जब हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो उस साइंस के ब्रांच को हम बोलते हैं बॉटनी। और जब हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की तो उस साइंस के ब्रांच को हम बोलते हैं जूलॉजी। अब देखिए आपको पता होना चाहिए ही इज द फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के फादर कौन है? सर थियोफ्रास्टस। एंड हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? फादर ऑफ जूलॉजी इज सर एरिस्टोटल। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है इनकी बुक्स के बारे में, और जिसमें काफ़ी बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूजन हट जाए इसलिए मैं आपको ये पॉइंट यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए जहाँ पर स्टडी ऑफ प्लांट्स होती है वहाँ पर ये टर्म यूज़ होता है बॉटनी, और बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रास्टस एंड जूलॉजी के फादर हैं सर एरिस्टोटल। अब देखिए यहाँ पे एक बुक है जिसकी शुरुआत होती है हिस्टोरिया, शुरुआत होती है हिस्टोरिया से। ज़रा ध्यान दीजिएगा, 2 बुक्स हैं जिनकी शुरुआत होती है हिस्टोरिया से। सबसे पहले जो एक बुक है वो है हिस्टोरिया एनिमेलिया।
अब देखिए एनिमल्स की स्टडी किस में होती है, जूलॉजी में। जूलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल। तो जो एरिस्टोटल की बुक है उसका नाम क्या होगा, हिस्टोरिया एनिमेलिया, क्योंकि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल। तो हिस्टोरिया एनिमेलिया इज द बुक रिटन बाय सर एरिस्टोटल। बट हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, सर थियोफ्रास्टस। तो जो दूसरी बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, दैट इज रिटन बाय सर थियोफ्रास्टस। आई थिंक यहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। द बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम इज रिटन बाय सर थियोफ्रास्टस एंड द बुक हिस्टोरिया एनिमेलिया इज रिटन बाय सर एरिस्टोटल। अब अगर ये क्वेश्चन आता है, आई एम श्योर आप हमेशा इसे सही लगा के आएंगे, सही मार्क करके आएंगे, है ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, टैक्सोनॉमी के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड जब हम क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब क्लासिफिकेशन किया तो इसकी शुरुआत की थी सर एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने पूरे लिविंग क्रिएचर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया हर्ब, श्रब एंड ट्री में। एनिमल्स को एनीमिया एंड इनाइमा, ठीक है। एनाइमा में इन्होंने क्या कौन से एनिमल्स रखे, द एनिमल्स विदाउट आरबीसी। और इनाइमा में इन्होंने कौन से एनिमल्स रखे, द एनिमल्स विद आरबीसीज, जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं होता, दैट आर इनवर्टिब्रेट्स, जो एनाइमा में है। और इनाइमा में जिनके ब्लड का कलर रेड होता है वो वर्टिब्रेट्स, वो इनाइमा में है। इनाइमा को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस जो एग ले करते हैं और विविपेरस जो बेबी ले करते हैं। वेरी सिंपल ना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एरिस्टोटल के बाद लीनियस सर आए। लीनियस सर का नाम आपने काफ़ी अच्छे से सुना है, कैरोलस लीनियस पहले भी सुना है, आगे भी सुनेंगे, अभी भी सुन रहे हैं। इन पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। लीनियस सर ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन सा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। इन्होंने लिविंग क्रिएचर्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। एक ऐसा ग्रुप जो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उस ग्रुप को इन्होंने डाला प्लांटे के अंदर, और ऐसा ग्रुप जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है वो आए एनिमेलिया ग्रुप के अंदर। तो लीनियस सर ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल प्रेजेंस एंड एब्सेंस। जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है दैट कम्स अंडर ग्रुप प्लांटे, एंड जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है दैट कम्स अंडर ग्रुप एनिमेलिया। अब प्लांटे के अंदर कौन कौन आ गए जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो किस किस में, बैक्टीरिया, एल्गी, प्लांट, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब आए प्लांटे में। एंड जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, काइनोडर्मेटा, एनिलिडा, निमेटोड्स, रिकॉर्डेटा, ये सभी आ गए आपकी एनिमेलिया ग्रुप में। इट्स वेरी सिंपल, है ना। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब देखिए क्योंकि इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और काफ़ी अच्छा दिया, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ कमी रह गई, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कमी रह गई, अब ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि इन्होंने यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर जितने भी ऑर्गेनिज्म से सबको साथ में डाल दिया, ठीक है। और उन्होंने उसको डिफाइन भी नहीं किया। उन्होंने यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स के साथ मिक्स कर दिया, प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ। जैसे बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर है, प्रोकैरियोट है, पर प्लांट क्या है, मल्टीसेल्यूलर और यूकैरियोट। लेकिन इन्होंने दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया, और ऐसा ही इन्होंने एनिमेलिया में भी किया। तो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हुई है ना यहाँ पे। तो इसको सुधारने के लिए इसके बाद आए हीकल सर। अब देखिए हीकल सर ने जब ये चीज़ देखी कि इन्होंने सभी चीज़ों को एक साथ रख दिया, तो इन्होंने भी अपना कुछ आइडिया दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया जो ग्रुप लीनियस सर ने दिया था उनको एज इट इज रखा, पर इन्होंने थोड़ा सा इसमें सुधार किया। इन्होंने एक नया ग्रुप बना दिया, प्रोटिस्टा, ठीक है। हीकल सर ने 1866 में 3 किंगडम थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन दी। देखिए लीनियस सर ने कौन सी दी थी, 2 किंगडम, प्लांटे, एनिमेलिया। तो 1866 में हीकल सर आए, उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया, प्रोटिस्टा। उसके अंदर उन्होंने डाला यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को, फाइन, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को, ठीक है। लेकिन अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स के लिए तो इन्होंने प्रोटिस्टा बना दिया, पर यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स को अभी तक उनका कोई अलग से जगह नहीं मिली। ध्यान से देखिए, इन्होंने यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स के लिए तो जगह बनाई, पर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स का तो इन्होंने नाम ही नहीं लिया। तो इट मीन्स कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो अभी भी यहाँ पर रह चुका है। तो उसी को सुधारने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए, कोपलैंड, ठीक है, नियर बाय 1956। तो इन्होंने 4 किंगडम थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन दी। देखिए 3 किंगडम किसने दी, हीकल सर ने, और इन्होंने कौन सा नया ग्रुप ऐड किया था, प्रोटिस्टा फॉर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। ध्यान दीजिएगा टर्म्स पे, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स।
पर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स के बारे में क्योंकि इन्होंने नहीं सोचा, तो ये सोचा सर कोपलैंड ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स को एक नई जगह मिली, इसलिए इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया, दैट इज मोनेरा। मोनेरा ग्रुप इन्होंने ऐड किया सर कोपलैंड ने, ठीक है। तो बाकी चीज़ वैसे की वैसे रही जैसे हीकल सर की थी। तो इन्होंने क्या किया, मोनेरा ग्रुप ऐड किया जिसमें इन्होंने जगह दी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स को भी, ठीक है। तो मोनेरा जो ग्रुप है उसमें इन्होंने रखा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स को, मीन्स ऐसे यूनिसेल्युलर जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुए उसको, उनको इन्होंने जगह दी मोनेरा में। तो कोपलैंड टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोपलैंड सर का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कौन सा न्यू ग्रुप दिया था, मोनेरा, और हीकल सर ने कौन सा न्यू ग्रुप दिया था, प्रोटिस्टा। तो मोनेरा किस पे, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स के लिए, प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स के लिए, प्लांटे मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स के लिए, एनिमेलिया मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स के लिए। अगर आप इसे देखें तो आप सोचेंगे हाँ अब ये चीज़ थोड़ा कंप्लीट हुई है ना, नो 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 नो, यहाँ पर अभी भी ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो प्लांटे में इन्होंने मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स को तो रख दिया, लेकिन अगर आप प्लांटे को फर्दर अच्छे से देखें तो प्लांटे में भी तो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो ऑटोट्रॉफिक होती हैं और कुछ हीटरोट्रॉफिक होती हैं। उसको ही ध्यान देना भूल गए थोड़ा सा, ठीक है। कुछ ना कुछ गलतियां तो सबसे होती है ना, आखिर है तो वो भी इंसानी। तो कोपलैंड सर के 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में सुधार करने के लिए आर.एच. विटेकर सर आगे आए 1969 में, और इन्होंने एक नया क्लासिफिकेशन दिया जिसे हमने कहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो अब तक का मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, और इसमें विटेकर सर ने लगभग हर कमी को पूरा किया है। इसीलिए अभी भी एट प्रेजेंट ऑल्सो वी स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ 5 kingdom classification which is given by Sir R.H. Whittaker। तो this is the most important system of classification। अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है who gave 5 kingdom classification, तो इसका आंसर है R.H. Whittaker सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी क्लासिफिकेशन को समझना। तो जो इनकी क्राइटेरिया थे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्राइटेरिया क्या थे इनकी क्लासिफिकेशन की। देखिए क्या क्या क्राइटेरिया थे, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स एंड सेल वॉल। तो आप देखेंगे इन्होंने लगभग हर चीज़ को इन्होंने अच्छे से देखा और उसके बाद अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने लगभग हर चीज़ पूरी की है, ठीक है, क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में। इसीलिए इनका जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है अब तक का मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम भी है। तो देखिए इन्होंने ऐसा एक्स्ट्रा क्या किया। अब इसमें इन्होंने क्या चीज़ थी जो इन्होंने बहुत अच्छे से कोपलैंड सर से भी अच्छे से डिस्क्राइब की, दैट इज़ इन्होंने एक नया ग्रुप दिया फंजाई। ओके, अब ये फंजाई जो ग्रुप इन्होंने दिया इसमें इन्होंने यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया। प्लांट में भी इन्होंने यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया, बट इन्होंने हीटरोट्रॉफिक यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर बहुत ध्यान दिया। इन्होंने हीटरोट्रॉफ्स को अलग रखा और ऑटोट्रॉफ्स को अलग रखा। जो ड्रॉबैक आपको कोपलैंड सर के क्लासिफिकेशन में मिला था वो यहाँ पर इन्होंने सही कर दिया, ठीक है। और बाकी की जो चीज़ें हैं मोनेरा, उसमें इन्होंने प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर्स को जगह दी। प्रोटिस्टा में इन्होंने यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर्स को जगह दी, सेम एज प्रोटिस्टा जैसे हीकल सर ने दिया था और मोनेरा जैसे कोपलैंड सर ने दिया था वही जगह। और प्लांटे और एनिमेलिया वैसा ही रहा जैसे लिनियस सर ने दिया था। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट कमी रह गई थी हीटरोट्रॉफ्स के लिए, वो यहाँ पर इन्होंने फंजाई को जगह देकर, फंजाई ग्रुप को जगह देकर पूरी कर दी। इन्होंने मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स में हीटरोट्रॉफ्स को फंजाई में डाला और मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स में ऑटोट्रॉफ्स को प्लांटे में डाला, ठीक है। तो जो 5 ग्रुप्स हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के, वो कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब देखिए इनको याद करना, अब देखिए आप इन्हें अगर याद करने लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर आप समझेंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आए मोनेरा, ठीक है। अगर आपको इसे अच्छे से समझना है तो ऐसे समझिए, सबसे पहले आए मोनेरा। मोनेरा में जो देखो सबसे पहले वो ग्रुप आया जो सबसे बुजुर्ग है, मीन जो सबसे पहले आए। सबसे पहले कौन ओरिजिनेट हुए थे? यूनिसेल्युलर, जाहिर सी बात है मल्टीसेल्युलर से पहले यूनिसेल्युलर आए होंगे, यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुए, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स आ गए मोनेरा में, उसके बाद यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आ जाएंगे, है ना। तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आ गए प्रोटिस्टा में,
उसके बाद क्या आएंगे, यूनिसेल्युलर के बाद मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। तो मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है, जो हीटरोट्रॉफिक हैं, वो आ गए फंजाई में। और मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स किस में आते हैं, प्लांट्स में आते हैं, तो प्लांट में आएंगे। एनिमेलिया में सिंपल है, यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर आएंगे, बट इनमें सेल वॉल नहीं होगी। तो एक बार जल्दी से इसे रिवाइज कर लीजिए। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उनके क्राइटेरिया क्या थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो इन्होंने 5 ग्रुप्स जिनमें इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा था, वो क्या थे, मोनेरा, प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर जिसमें थे प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर जिसमें थे फंजाई, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ्स जिसमें थे प्लांटे, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स थे इसमें। और एनिमेलिया ग्रुप तो बहुत सिंपल है, जिसमें सेल वॉल नहीं है, दैट इज मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स जिसमें सेल वॉल नहीं है। तो देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लगभग सारी कमियां दूर हो चुकी थी। ये मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बन गया। आर.एच. व्हिटेकर सर के बाद 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन लेके आए सर कार्ल वुड्स। सर कार्ल वुड्स ने क्या किया, इन्होंने ईजियर बनाने की कोशिश की आर.एच. व्हिटेकर सर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, और इन्होंने उन्हें बांट दिया 3 ग्रुप्स में, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि मैं इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को और सिंपल बना दूँ, तो इन्होंने मोनेरा ग्रुप को डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया में बांट दिया, और बाकी जितने भी थे उनको डोमेन यूकैरिया में डाल दिया, मीन्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया सबको। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं रहती है और वो सोचते हैं कि ये कहाँ गए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें वायरस, वायरॉइड्स, लाइकन, प्रियॉन, इन सबको इंक्लूडेड नहीं किया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पर होता है हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट। हमने देखा कि हमने कैसे चीज़ों को क्लासिफाई किया, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई किया, कैसे उन्हें पहचान दी और कैसे उनका वर्गीकरण किया। ठीक है, अब देखिए, अब हमने टेक्सोनॉमी, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने टेक्सोनॉमी से ये चैप्टर स्टार्ट किया था। टेक्सोनॉमी में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसे नॉमेनक्लेट करते हैं, तो तब हम उसे टेक्सोनॉमी बोलते हैं, है ना। तो हमने 2 चीज़ें तो पढ़ ली, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। अब हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। अब देखिए, नॉमेनक्लेचर की शुरुआत किसने की, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सर लिनियस, जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहे जाते हैं, उन्होंने ये नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया। और क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि उन्हें टू डिजिट से बहुत प्यार है ना, तो उन्होंने नॉमेनक्लेचर में भी जो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया, वो दिया बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। मीन्स उन्होंने जो नामकरण किया, उन्होंने उसमें ऑर्गेनिजम्स के 2 नाम्स रखे। ठीक है, इसीलिए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, सर कार्ल वैन लिनियस। मैंने आपको बताया था कि कैरोलस लिनियस का जो रियल नेम है वो है कार्ल वैन लिनियस। इन्होंने फर्दर अपने नाम को कैरोलस लिनियस 2 वर्ड्स में रख लिया। देखिए, वर्णन का जो रियल नेम है वो है कार्ल वैन लिनियस। इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कार्ल वैन लिनियस ने 1953 में बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया। ठीक है, अब ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो इन्होंने सिस्टम दिया, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको 2 नेम दिए जाते हैं, 2 नाम दिए जाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा नाम होता है, एक हमारा नाम होता है, एक हमारी कास्ट होती है ना। तो ऐसे ही इन्होंने लिविंग क्रिएचर्स को 2 नेम्स दिए, एक को कहते हैं जेनेरिक नेम और दूसरे को हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम। ठीक है, अब देखिए, ये जो साइंटिफिक नेम है, जो जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम में दिए जाते हैं, इन्हें कहाँ से डिराइव किया गया, लैटिन या ग्रीक वर्ड से। लैटिन या ग्रीक वर्ड से क्यों, क्योंकि दीज आर द डेड लैंग्वेजेस, इन्हें डेड लैंग्वेजेस कहा जाता है। मीन्स अब इस लैंग्वेज में चेंज होने की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए जो नेम दिए जाते हैं अब साइंटिफिक नेम्स में, वो क्या होते हैं, लैटिन या ग्रीक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इतना तो आपको समझ में आया है ना। तो हम देखते हैं जो साइंटिफिक नेम है उनमें 2 पार्ट्स कौन से, फर्स्ट इज जेनेरिक नेम, सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, या इसे हम स्पेसिफिक नेम भी कह सकते हैं। तो जो जेनेरिक नेम है उसमें जो उसे हम बोलते हैं जीनस, और स्पेसिफिक नेम को हम बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है, अब देखिए, इसमें कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं साइंटिफिक नेम लिखते समय। ये रूल्स सर कैरोलस लिनियस ने दिए थे
साइंटिफिक नेम देते समय इन रूल्स को बिल्कुल ध्यान में रखा जाता है। तो जो फर्स्ट रूल है जेनस और स्पीसीज को लिखने का वो ये है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम इज कैपिटल। मीन्स जो पहला लेटर है जेनेरिक नेम का वो हमेशा कैपिटल होगा। फाइन। सेकेंडली, व्हेन रिटन बाय हैंड इट शुड बी अंडरलाइन, और जब हैंड से लिखेंगे तो ये अंडरलाइन होगा। फाइन। अब आएंगे स्पेसिफिक नेम में। जो स्पेसिफिक नेम है इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल, एंड इसी भी जब हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, अंडरलाइन। सिंपली अगर हम बोलें तो जेनस और स्पीसीज जो ये पूरा नाम है साइंटिफिक नेम, इसमें जेनस जो है वो उसका फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर होगा स्मॉल, और दोनों को हम अंडरलाइन करके लिखेंगे, ठीक है, सेपरेटली। उसके बाद देखो जब हम इसे लिखेंगे तब तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे, लेकिन तब क्या होगा जब कोई चीज़ प्रिंटेड होगी। तो सर कैरेलस लीनियस ने कहा अगर प्रिंटेड होगा साइंटिफिक नेम तो उसे हमेशा इटैलिक वे में लिखेंगे। इटैलिक वे समझते हैं, जो तिरछा लिखते हैं ना, तो इटैलिक वे में अगर प्रिंटेड होगा तो साइंटिफिक नेम इटैलिक वे में लिखा हुआ होगा, और अगर ये हैंड रिटन होगा तो इट शुड बी अंडरलाइन एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ साइंटिफिक नेम मस्ट बी इन कैपिटल लेटर एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक नेम मस्ट बी इन स्मॉल लेटर, ठीक है, फाइन। तो ये है रूल्स ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो अब शॉर्ट में रिवाइज कर ले। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, सर कैरेलस लीनियस ने 1953 में। इसके अकॉर्डिंग दो नेम होते हैं, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम यानी कि जो जेनस होता है उसे जब हम हैंड रिटन लिखते हैं जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है और ये अंडरलाइंड होता है। स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज जब हम इन्हें लिखते हैं तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो स्मॉल होता है और ये भी अंडरलाइंड होता है। लेकिन अगर यही प्रिंटेड होगा तो ये किस में लिखा होगा, इटालियन वे में। आई थिंक बायनोमियल नॉमेनक्लेचर आपको अब अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, उससे पहले आइडेंटिफिकेशन, उससे पहले क्लासिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे हमने टेक्सोनॉमी की बात की, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसमें आपको कोई भी अब कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलें।